और बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, ममता बनर्जी चुनाव जीत गई, लेकिन इस पूरे चुनाव की सबसे ताकतवर तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या इस ताकतवर तस्वीर ने ही पूरे बंगाल की फिजा को और पूरे बंगाल के खेल को बदल दिया है? देखिए जरा ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ममता बनर्जी की ये तस्वीर, ममता बनर्जी की व्हील चेयर की ये तस्वीर, बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजेस, बहुत ताकतवर तस्वीरें थी बंगाल की जनता के लिए। और ममता बनर्जी पूरे बंगाल चुनाव में व्हील चेयर पर कैंपेन करती रही हैं जब उनके पैर में चोट लगी उसके बाद। तो क्या ममता बनर्जी की इस तस्वीर ने कमाल किया है? क्या ममता बनर्जी के व्हील चेयर पर कैंपेन करना, प्रचार करने से बंगाल के लोगों की सहानुभूति ममता बनर्जी आसानी से जुटा पाई? और उसके बाद बंगाल के वोटर्स ने जो वोट किया, नतीजे आपके सामने। बेशक ममता बनर्जी की व्हील चेयर की तस्वीर देखी, लेकिन पहली बार यह तस्वीर सामने आई कि ममता बनर्जी खुद व्हील चेयर पर नहीं, खुद चल कर आई। जीत के बाद की तस्वीरें ममता बनर्जी की हम आपको दिखा रहे हैं। तो ममता बनर्जी कई हफ्तों बाद खुद चल कर आई, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब ये तस्वीर साफ हो गई कि चुनाव ममता बनर्जी जीत गई है बंगाल का, उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। ममता बनर्जी खुद कई हफ्तों बाद खुद अपने पैरों से चलकर लोगों के सामने आई, मीडिया के सामने आई। ममता बनर्जी बेशक बंगाल जीत गई है, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम हार गई। वो नंदीग्राम जो नाक की लड़ाई थी, क्या बीजेपी ने सारा फोकस नंदीग्राम पर किया, इसलिए नंदीग्राम तो जीत गए। शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता को शिकस्त दिया, आज उनकी पहली तस्वीर सामने आई थी उस वक्त जिस वक्त वो घर से निकले थे। तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के असली अधिकारी बने हैं और ममता बनर्जी को शुभेंदु ने शिकस्त दी है। तो ममता बनर्जी बेशक बंगाल का चुनाव जीत गई, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें नंदीग्राम में हरा दिया। नंदीग्राम जो कि ममता का गढ़ कहा जा रहा था, लेकिन असली सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी ममता के रहे। खुद नंदीग्राम में उनके परिवार का खासा दबदबा है जो नतीजों में निकलकर सामने आया। लेकिन आपको बताएं, बंगाल का चुनाव दीदी जीती है, तो उसके बाद जीत के जश्न की तस्वीरें जो पश्चिम बंगाल से सामने आई। दीदी की बहुत बड़ी जीत है क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा था। बीजेपी के सामने दीदी को बड़ी फाइट और बड़ी मेहनत करनी पड़ी इस बार चुनाव में। पुराने सारे चुनाव के मुकाबले ममता बनर्जी ने दोगुनी मेहनत की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए बीजेपी की जीत, बीजेपी के नंदीग्राम में बेशक जीत हो गई हो, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता बंगाल जीत पर किस तरह से जश्न मना रहे हैं। लेकिन यह जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह तस्वीर है बीजेपी के दफ्तर में आग लगाने की। देखिए जरा बीजेपी के बूथ पर दिखा रहे हैं हम आपको, बूथ एजेंट का वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहां की तस्वीर जरा बताइए। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह पश्चिम बंगाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जीत के बाद की तस्वीरें जो बता रही हैं, आखिर जो बता रही है कि अगर बंगाल में बेशक टीएमसी जीत गई हो, लेकिन हिंसा का दौर खत्म नहीं हो रहा है। न सिर्फ एक तस्वीर बल्कि दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये एक घर है, उसके घर में आग लगाई है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता है जिसके घर में आग लगाई है। देखिए उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी हिंसा का दौर खत्म नहीं हुआ है, अभी हिंसा का दौर अभी भी जारी है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता के घर की, जैसे ही टीएमसी की जीत का ऐलान हुआ, हिंसा की तस्वीरें सामने आने लगी और आरोप टीएमसी पर लग रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए जरा, ये दरअसल बीजेपी के कैंडिडेट थे काशीनाथ, जिनके घर पर आग लगा दी गई है। उसके बाद देखिए आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। ये पश्चिम बंगाल से तस्वीरें सामने आई हैं। आइए आपको सुनवाते हैं खुद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं बंगाल में हुई इस हिंसा पर। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, चुनाव में कोई जीतेगा, कोई हारेगा, मगर सब मिलके किस प्रकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के साथ हम काम करें, यही ध्येय हर पॉलिटिकल पार्टी का, यही ध्येय हर राजनीतिक दल का होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी यह डिमांड करती है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्षेत्रीय प्रशासन है, वो त्वरित कार्यवाही करे और इस प्रकार से जो गुंडे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में आग लगा रही हैं या जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्यवाही किया जाए। और आइए अब आपको दिखाते हैं बंगाल की असली तस्वीर। जल्दी से एक नजर देख लीजिए बंगाल में कौन आगे है और कौन पीछे।
तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी 217 सीटों पर आगे है, बहुत सी सीटें इसमें जीत चुकी है, जिसका ऐलान चुनाव आयोग कर चुका है। बीजेपी की गाड़ी जरूर रुक गई है, 200 का टारगेट, 200 प्लस का टारगेट बीजेपी का था, लेकिन ये ट्रेन 75 पर ही रुक गई है। और टीएमसी जो कि 217 तक पहुंच गई है, और कांग्रेस सबसे किनारे आपको दिख रही है, 0 पर। कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, सबसे बुरा हाल कांग्रेस का हुआ है। आइए अब आपको दिखाते हैं, जल्दी से हम आपको दिखाएं किसको कितने परसेंटेज वोट मिले। टेलीविजन स्क्रीन पर देख लीजिए जल्दी से। टीएमसी को 48% वोट मिले हैं, बीजेपी के खाते में 38% वोट आए हैं, और कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 8% वोट गए हैं। यह बता रहा है कि 10% का डिफरेंस है, 10% वोटर्स का डिफरेंस है। आइए आपको सीधे आपको सुनवाते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद पहली बार आप सुनने जा रहे हैं कि बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं चुनाव जीत के बाद, खासतौर पर ममता बनर्जी का जो गढ़ रहा भवानीपुर, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बहुत खुश है। जय बांग्ला, जय ममता, जय बांग्ला। दीदी जय, गोल मेरा नीचे पुरु। ये मोदी जी की शर्मनाक हार है, और ये बंगाल की जनता ने दिखा दिया उनको कि यहाँ पर धार्मिक राजनीति नहीं काम आएगा। দিদি পশ্চিম বাংলার মেয়ে একা লড়ে মানুষকে জন বাংলা হ্যাঁ বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়, নিজের মেয়েকেই চায়। तो आपने बंगाल के लोगों को सुना, बंगाल के लोगों की प्रतिक्रिया सुनी। ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव एक बड़े मार्जिन से जीत गई हैं, लेकिन वो खुद सेनापति होकर नंदीग्राम हार गई हैं। जी हां, नंदीग्राम में चुनाव आयोग ने जो ऐलान किया उसके हिसाब से ममता बनर्जी हार गई हैं, लेकिन ममता बनर्जी आसानी से हार मारने वाली नहीं है। नंदीग्राम वो जगह जहां से खुद उनके सामने शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे, और उन्होंने खुला ऐलान कर दिया था कि अगर मैं ममता के सामने चुनाव हार गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीत गए। देखिए जरा नंदीग्राम का असली खेला। ममता की बॉलिंग, शुभेंदु का छक्का। बंगाल का चुनाव T20 का मजा। बंगाल जीतकर भी हार गई ममता। আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। शुभेंदु ने जो कहा वो करके दिखा दिया। ममता को न केवल एक एक वोट के लिए तरसाया, बल्कि उनकी जीत की उम्मीदों पर भी ग्रहण लगा दिया। बीजेपी ने ट्वीट के जरिए नंदीग्राम से शुभेंदु की जीत का ऐलान किया, लेकिन ममता को ये मंजूर नहीं। ममता ने अपनी हार से साफ इनकार किया। And don't worry for Nandigram, forget one thing. For struggle you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory, and BJP has lost the election. टीएमसी ने भी ममता की हार से साफ इनकार कर दिया और दोबारा काउंटिंग की मांग की। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं। नतीजे जो भी हों, लेकिन इतना तय है कि नंदीग्राम ने T20 मैच का एहसास करा दिया। दरअसल बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में T20 की तरह का रोमांच रहा। ठीक उसी तरह जैसे T20 मैचों में होता है, वोटों की गिनती जब शुरू हुई तो शुभेंदु आगे थे, बीच में ममता आगे हुई, 16वें राउंड में शुभेंदु 6 वोटों से फिर आगे हो गए। उसके बाद शुभेंदु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 17वें और आखिरी राउंड में भी शुभेंदु ने बढ़त बनाए रखी और बीजेपी ने शुभेंदु की जीत का ऐलान कर दिया। लेकिन जैसा कि T20 मैच में होता है, मैच के दौरान विवाद थर्ड अंपायर के पास जाता है और वही इसका निपटारा करता है। यहाँ सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं, जिसके औपचारिक फैसले का इंतजार है। फिलहाल T20 के सुपर ओवर की तरह सियासी रोमांच बरकरार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खबर यह है कि ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी है। बड़ी खबर यह आ रही है कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया नंदीग्राम को लेकर। बड़ी खबर आपको बता दें, नंदीग्राम से बड़ी खबर निकल कर यह आ रही है कि ममता बनर्जी यानी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट जाएंगी। ममता बनर्जी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, दोबारा रिकाउंटिंग, पुनर्मतदान की बात करेंगी। नंदीग्राम में नतीजों में हेरफेर का आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने और उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाएंगी, इसके लिए कोर्ट जाएंगी। आइए आपको हमारे साथ सीधे नंदीग्राम आपको लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी नंदीग्राम का जो काउंटिंग सेंटर है हल्दिया, वहां मौजूद है, जहां नंदीग्राम के वोटों की गिनती हुई है। वहां अभी भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स मौजूद हैं। हमारे साथ सीधे शादिया नंदीग्राम से जुड़ रही है। शादिया, जरा बताइए क्या हो रहा है वहां? ये कहा जा रहा है फिर से रिकाउंटिंग कराई जाए। शादिया, तो शाजिया तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, दोबारा उनसे बात करेंगे। काउंटिंग सेंटर पर बहुत हलचल है, वहां खुद टीएमसी के जो एजेंट हैं वो भी मौजूद हैं, वहां बीजेपी के लोग भी मौजूद हैं और वहां चुनाव आयोग के लोग भी पहुंचे हैं, जो ये तय करेंगे कि आखिरी फैसला लेंगे क्या नंदीग्राम में रिकाउंटिंग की जरूरत है। हम दोबारा शादिया से जुड़ने की कोशिश करेंगे और शादिया से पूछेंगे क्या हो रहा है वहां। लेकिन आपको बता दें उससे पहले कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो जीते हैं या शिकस्त मिली है। उम्मीद कर रहे थे कि इस बार जीत जाएंगे, लेकिन देखिए जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा और ममता बनर्जी को हराया किसने, वो चेहरा देखिए। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को शिकस्त दी। और कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत में हार आई है, उनमें लॉकेट चटर्जी हैं। लॉकेट चटर्जी बीजेपी की नेता और जिनके ऊपर हमला हुआ था, आपको याद होगा, मनोज तिवारी टीएमसी से चुनाव लड़ रहे थे और जीत गए। बड़ी जीत ये है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो बड़े चेहरे जीत आ हाथ लगी, बाबुल सुप्रियो चुनाव हार गए हैं, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, बाबुल सुप्रियो चुनाव हार गए। इसके अलावा आपको बताऊं पायल सरकार भी चुनाव हार गई हैं। कुछ ऐसे चेहरों को भी इस बार मैदान में उतारा गया था जो बंगाल में सिनेमा से ताल्लुक रखते हैं और सीपीएम के बड़े नेता मोहम्मद सलीम भी चुनाव हार गए हैं। तो कई बड़े दिग्गज चुनाव हार गए हैं, कई नए लोगों को जीत हासिल हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बंगाल के नेता। वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो जनता ने मैंडेट दिया है हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, जनता का मैंडेट है, हम इसको स्वीकार करते हैं। जो भी हुआ, लेकिन आज जहां हम खड़े हैं, पिछले चुनाव में 3 आसन जीते थे, आज लगभग 80 के आसपास है। ये भी कम बड़ा नहीं है। शायद ही इतिहास में कुछ ऐसा घटना होगी, इतना बड़ा मार्जिन में हमारा शक्ति बढ़ा है। ममता बनर्जी की जीत हो गई, लेकिन उससे भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है कि जिस राज्य में हम कहीं हमारी उपस्थिति नहीं, लोकसभा में हम 18 सीट जीते और उसके अनुपात में मोटे तौर पर हम अच्छी उपस्थिति दर्ज हुई है। और फिर आने वाले दिनों में एक राष्ट्रीय पार्टी लोगों ने स्वीकारा है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म पश्चिम बंगाल की जनता को मिला है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं ममता बनर्जी के वो 5 ब्रह्मास्त्र, वो 5 वजह जो ममता बनर्जी को जीत तक लेकर गई। पहली वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो इमोशनल कार्ड। ममता बनर्जी का वो इमोशनल कार्ड जिसने पूरे बंगाल को ममता बनर्जी के साथ जोड़ दिया। कौन सा वो इमोशनल कार्ड है, आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। आखिर क्या हुआ, कैसे ममता बनर्जी को पूरे बंगाल के साथ वो जुड़ गई। ये तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा तस्वीर। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर जब चली, पूरे बंगाल में उन्होंने कैंपेन किया, तो ममता बनर्जी को पूरे बंगाल के साथ जुड़ने में लोगों की एक सिंपैथी ममता बनर्जी के साथ जुड़ी, एक जज्बात ममता बनर्जी के साथ जुड़े और यह वजह रही कि ममता बनर्जी ने चुनाव में जीत हासिल की। ये ममता बनर्जी का एक ब्रह्मास्त्र है। जरा आइए अब आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी का दूसरा ब्रह्मास्त्र यह था कि बाहरी बनाम बंगाली। ममता बनर्जी ने एक और तुरुप का इक्का चला कि ममता बनर्जी बंगाल में बड़ी फेस, बड़ा चेहरा, उनके सामने कोई और चेहरा बीजेपी के सामने नहीं था, बीजेपी के पास नहीं था। और इसलिए ममता ने कहा कि
वो खुद बंगाली है और बाहर से लोग यानी बीजेपी बाहर से लोगों को बुलाकर चुनाव लड़वा रही। आइए, ये क्या इक्का दीदी का चला है, क्या कुछ कह रही है, सुनिए जरा। This area also you have seen all the outsiders. It is not from inside Bengal. It is from outside Kunz. They have bought it from outside Kunz. They cannot speak Bengali also. This is unfortunate part. And my election commission, I do not know what to say. I'm sorry. I apologize to my election commission for their silence. तो एक तो ममता का यह ब्रह्मास्त्र, लेकिन एक और था, वो था सॉफ्ट हिंदुत्व। क्योंकि ममता बनर्जी की जो छवि थी, वो छवि तुष्टीकरण की वजह से खराब हो रही थी, जिसके डैमेज कंट्रोल के तौर पर ममता बनर्जी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला, जिससे ममता बनर्जी क्या उस तुष्टीकरण को काउंटर कर पाई, क्या कम से कम नतीजों में यह जरूर निकलकर सामने आ रहा है। देखिए जरा, ममता बनर्जी का यह तीसरा तीर सही बैठा। বলি ওং সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आइए सूरज देवता को नमस्कार करके कहते हैं ओम नमो जपकुसुम संकर्षम कश्यप्यं मोदकिम धन्तोरिं सर्व पापघनत्पनतोस्मि दिवाकरम। तो ममता बनर्जी चुनाव तो जीत गई बंगाल का, लेकिन अब ममता बनर्जी पर पूरे विपक्ष की निगाहें। ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद उन्हें अखिलेश यादव ने बधाई दी, लालू यादव ने बधाई दी, अरविंद केजरीवाल ने बधाई दी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। बेशक ममता किस तरह से उठकर चली गई थी मंच से प्रधानमंत्री के सामने से, लेकिन पीएम ने उन्हें बधाई दी। देखिए जरा, जीत के बाद बधाइयों का तांता लग गया। बंगाल में टीएमसी की जीत पर पूरा विपक्ष खुश नजर आया है। दीदी को जीत के लिए बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के लिए ममता बनर्जी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, ममता दीदी को पश्चिम बंगाल में जीत के लिए बधाई। केंद्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और कोरोना महामारी को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल को हर संभव समर्थन देगा। वहीं विपक्ष के नेता भी दीदी को जीत पर बधाई दे रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, ममता दीदी को ऐतिहासिक जीत की बधाई, पश्चिम बंगाल की जनता को भी बधाई। उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ममता को बधाई दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता, जुझारू ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। अखिलेश के साथ ही बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी टीएमसी को जीत पर बधाई दी है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी टीएमसी की जीत पर ममता को मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट किया, सभी बाधाओं के खिलाफ ऐतिहासिक जीत पर ममता बनर्जी जी, आपको हार्दिक बधाई। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी टीएमसी को जीत की बधाई दी। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने तो बधाई देने के साथ ही बड़ा संदेश दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ममता बनर्जी आपको शानदार जीत पर बधाई। लोगों के कल्याण के लिए और मिलजुल कर वैश्विक महामारी से निपटने की दिशा में हम काम जारी रखेंगे। तो आपको बताएंगे इस जीत के मायने क्या हैं। ये जितने लोग बधाइयां दे रहे हैं, ये क्या ममता के साथ आकर खड़े होंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले सुनिए ममता के जो चाणक्य थे, जो रणनीतिकार थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे, जिन्होंने ममता की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। ममता की जीत के बाद उनका कहना है कि अब वो ये काम नहीं करेंगे, अब संन्यास ले रहे हैं। तो ममता की जीत के चाणक्य आखिर क्यों ले रहे हैं संन्यास, सुनिए जरा। और हमारे साथ इस समय मौजूद है द मैन ऑफ द आवर प्रशांत किशोर, वो व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि अगर 100 से ज्यादा आ गई भारतीय जनता पार्टी की तो वो ये स्पेस छोड़ देंगे। लेकिन कुछ क्षण पहले, कुछ मिनट पहले प्रशांत, अभी आपने अर्नब से कहा कि आप जीत गए हैं वो बेट, लेकिन फिर भी आप आईपैक छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों प्रशांत?
आप तो जीत गए हैं, बीजेपी ने 100 नहीं पार की। नहीं भाई, ऐसा है कि मैं आईपैक नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि मैं ये काम छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये काम करते रहना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं जीवन भर ये काम नहीं करना चाहता हूँ। जीतना हारना अपनी जगह पे है। मैं अब आगे ये काम नहीं करना चाहता हूँ। ये बात मैंने बताई है अभी पीछे जब मैं कुछ अलग दूसरे जर्नलिस्ट से बात कर रहा था। प्रशांत जी, एक ये भारत की जनता, ये सिर्फ बिहार या बंगाल की जनता नहीं, पूरे देश की जनता समझना चाहती है कि ऐसा आपने क्या देख लिया था कि बड़े बड़े नेता नहीं देख पाए कि आपने सटीक बोला था कि बीजेपी 100 पार नहीं करेगी, दे आर नॉट गोना क्रॉस 100। एक टाइम पे ऐसा था कि आप अकेले खड़े थे एक तरफ और सभी बड़े बड़े दिग्गज एक तरफ थे और सबको लग रहा था कि प्रशांत किशोर ने कहीं ज्यादा ओवर एग्जैजरेट तो नहीं कर दिया। ये देखिए ऐसा है, ये जी वो सही बात है। जस्ट बिकॉज आप बड़े नेता हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राजनीति की या ग्रासरूट की समझ ज्यादा है। और मेरी एक बात कही सही हो गई इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं दूसरे से ज्यादा होशियार हूँ। एक अपना असेसमेंट था। हम लोग यहाँ 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं। जो हम लोगों को दिखा, जो डेटा सामने हम लोग के था, उसमें बहुत क्लियर था कि तृणमूल को 7, 8, 9, 10% का कंसिस्टेंटली लीड बीजेपी पर है। इन ए बाइपोलर सेटिंग लाइक बंगाल, जहां पर अगर दो पार्टियों के बीच में सीधा मुकाबला है और दोनों के वोट शेयर में डिफरेंस 7 से 10% अगर होगा तो किसी भी हालत में हारने वाली पार्टी जो है वो 100 मतलब 1/3 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकती है। उसके आधार पर एक स्टेटमेंट दिया था। और आइए अब आपको बताते हैं ममता बनर्जी की ये जो जीत है, इस जीत के मायने क्या हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसके क्या मायने हैं, आपको बताने हम जा रहे हैं। ममता की जीत के मायने ये हैं कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अगर अब कोई है तो वो ममता बनर्जी है। जी हां, ममता की इस जीत के मायने ये हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को टक्कर देने वाला कोई चेहरा अगर कहलाएगा तो ममता बनर्जी विपक्ष के लिहाज से होगा, वरना विपक्ष के पास कोई और दूसरा चेहरा नहीं है। इसके अलावा इस जीत के मायने ये है कि विपक्ष में ममता की टक्कर का फिलहाल कोई नहीं है, ना उस कद में राहुल गांधी खड़े होंगे, ना कोई और दूसरा नेता। तो फिर एक और बड़ी बात यह कि अब ममता अगर सामने, मोदी के सामने ममता का चेहरा अगर रखा जाएगा तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? राहुल गांधी और सोनिया गांधी को होगी, क्योंकि राहुल गांधी अब तक खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपना चेहरा मानते रहे कांग्रेस की पार्टी के लिहाज से। तो सवाल यह है, क्या 2024 में विपक्ष का चेहरा बनेंगी ममता? क्या 2024 में विपक्ष का चेहरा बनेंगी ममता? ये ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जरा देखिए 2019 की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 के चुनाव में उतर रहे थे, उस दौरान की तस्वीरें देखिए जरा। शत्रुघ्न सिन्हा आपको नजर आना, यशवंत सिन्हा, स्टालिन, अखिलेश यादव, कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू, ये ममता बनर्जी हैं। आप देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ अरविंद केजरीवाल, ये सारे नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए थे। लेकिन अगर दिखाइए, वॉल पे दिखाइए जरा, ये एक साथ नजर आए थे, जिसमें ये देखिए शरद पवार आपको नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं, शरद यादव दिख रहे हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि एक बार पहले भी ये सब एक साथ आ चुके हैं, लेकिन एक साथ आने के बावजूद 2019 के चुनाव में करारी शिकस्त मिली, क्योंकि इनके हाथ तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिल पाए। यही वजह है कि बेशक चुनाव के नतीजे आपके सामने हो, लेकिन बंगाल में तीसरी बार जीत के बाद ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी। 8 चरणों तक, जी हां, 8 चरणों तक चले धुआंधार प्रचार के बीच जिस तरह ममता ने अपनी कुर्सी बचाई, अकेले दम पर पीएम मोदी और शाह की जोड़ी से टक्कर ली, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 200 से ज्यादा सीटों पर शानदार जीत दर्ज की और एक बार फिर 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इससे 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ ममता ने खुद को बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्षी दल इसके लिए तैयार होंगे? बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस साफ हो गई है। क्या ये दोनों पार्टियां ममता को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मानेंगी? क्या इसके बाद दीदी एक बार फिर थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी करेंगी? और करेंगी तो कौन कौन साथ होगा? क्योंकि पहले भी देश में कई बार थर्ड फ्रंट की कोशिश हो चुकी है। 2019 की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, इसके बाद विपक्ष मिलकर साथ साथ नहीं लड़ पाया था, पीएम मोदी के सामने धराशायी हो गया था।
तो इसलिए कहा जा सकता है। हमारे साथ शादिया जुड़ रही है, सीधे नंदीग्राम लिए चलते हैं आपको। नंदीग्राम में क्या रिकाउंटिंग हो सकती है ममता की सीट पर? शादिया जरा बताइए, क्या रिकाउंटिंग की संभावना है, क्या हो रहा है वहां भी? सुहेल सबसे ताजा अपडेट यही है कि रिकाउंटिंग को लेकर के टीएमसी बहुत ज्यादा चाह रही है कि रिकाउंटिंग हो जाए। ममता बनर्जी चाहिए, इस बात को समझिएगा कि अगर ममता बनर्जी के पास कोई सीट ही नहीं रहती, वो विधायक ही नहीं रहती, तो 6 महीने से ज्यादा वो मुख्यमंत्री भी नहीं टिक सकती हैं। पश्चिम बंगाल की सीटें तो उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन खुद के लिए क्या किया, बड़ा सवाल ये है। भवानीपुर वो कॉन्फिडेंस में छोड़ आई थी, नंदीग्राम में वो सीट हार गई है, यानी कि उनको जीत कहीं से हासिल नहीं हुई है। लेकिन टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में, यानी कि उनके अपनों ने पश्चिम बंगाल में कर ली है। लेकिन यहाँ पर मुसीबत का वक्त ममता बनर्जी के लिए टेंशन वाली सिचुएशन हो गई है, क्योंकि अगर 6 महीने से ज्यादा चुनाव नहीं जीतती हैं तो ऐसे में वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो ऐसे में वो चाहती हैं कि किसी भी हाल में। जी शाजिया आपके पास आएंगे, फिलहाल आपको रोक रहे हैं, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो शाजिया भी उसी जगह पर है, नंदीग्राम की काउंटिंग हल्दिया में हो रही है, उसी काउंटिंग सेंटर पर शाजिया अभी भी मौजूद हैं। तो क्या रिकाउंटिंग होगी, इस पर तस्वीर कुछ वक्त में साफ होगी। लेकिन न सिर्फ बंगाल के अलावा 4 और राज्य थे जहां चुनाव हुए, उनके नतीजे आपको जल्दी से बता देते हैं फटाक से। अगर देखिए, असम की 126 सीटों पर चुनाव हुए, बीजेपी ने 79 सीटें जीती और कांग्रेस के हाथ 46 सीटें लगी। कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है असम में। आइए आपको जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं। असम से जो तस्वीरें सामने आई, सर्बानंद सोनोवाल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के जश्न की तस्वीरें हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल। उनके लिए बड़ा दिन है, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। सुनिए जरा। जनता ने जैसे हमें आशीर्वाद दिया है, उसी हिसाब से निश्चित हो गया कि बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे एजीपी और यूपीपीएल का साथ हम सरकार बनाएंगे, ये स्पष्ट है। और सब जनता की जो आशीर्वाद, सहयोग, इसके वजह से हुआ है। तो आपको असम की स्थिति बता दी, जल्दी से केरल की स्थिति बताते हैं। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की केरल में, लेकिन शिकस्त हाथ लगी है पार्टी को। एलडीएफ, लेफ्ट का गठबंधन एलडीएफ, जिसे 90 सीट मिली है, 90 सीट मिली है, सरकार बनाने जा रहा है लेफ्ट का एक गठबंधन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और यूडीएफ जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उनके हाथ 42 सीटें लगी हैं। आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं केरला के जश्न की तस्वीरें। लेफ्ट के लिए बेशक पश्चिम बंगाल में करारी शिकस्त लेफ्ट को मिली है, लेकिन केरला में उनके लिए अच्छी खबर यह है कि केरला में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गए। तस्वीरें आपके सामने हैं, पटाखों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें, मिठाई बांटी गई, उनके लिए एक अच्छी खबर है। पिनरई विजयन के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बंगाल में उन्हें जरूर हार का मुंह देखना पड़ा है। तो केरल की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, सुनिए जरा कुछ कह रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो आपको दिखा दिया, हम आगे बढ़ते हैं। केरला के बाद तमिलनाडु की बात। तमिलनाडु में किसे जीत और किसे हार मिली है, जल्दी से आपको एक नजर हम आपको दिखा देते हैं। तमिलनाडु में उलटफेर हो गया है। डीएमके 154 सीटों के साथ बड़े मार्जिन से जीती है। एआईएडीएमके के खाते में 78 सीट आई है। डीएमके यानी स्टालिन यानी करुणानिधि। तो डीएमके को जीत मिली है, 154 सीटों पर डीएमके ने जीत हासिल की है। आइए जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तमिलनाडु से जो तस्वीरें सामने आई है, डीएमके की जीत की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, डीएमके ने जीत दर्ज की है। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाएं हम, ये बड़ी जीत इस लिहाज से है क्योंकि स्टालिन चुनाव मैदान में थे और जो कि खुद मुख्यमंत्री उम्मीदवार। ये तस्वीरें बता रही हैं कि तमिलनाडु में किस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ है। न सिर्फ तमिलनाडु, बल्कि अब बात करेंगे पुडुचेरी की। पुडुचेरी में आपको याद होगा नारायणसामी की सरकार कैसे गिरी थी। चुनाव हुए और इस बार उलटफेर यह हुआ कि एनडीए को 15 सीट मिली है, यूपीए को 10 सीट मिली है और एनडीए ने सरकार बनाने की स्थिति में एनडीए पहुंच गई है। आइए आपको जल्दी से पुडुचेरी की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पुडुचेरी से जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने, ये देखिए। पुडुचेरी में भी
जश्न मना क्योंकि पुडुचेरी में ठीक चुनाव से पहले एक बड़ा उलटफेर हुआ था। कैसे सामी की सरकार गिर गई थी, उसके बाद जब चुनाव हुए तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें। एनडीए को 15 सीटें पुडुचेरी में मिली हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि कैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला कल दरअसल खबर आई कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला देश छोड़कर चले गए हैं। उसके बाद चारों तरफ हो हल्ला होने लगा कि आखिर आधार पूनावाला कहां चले गए, और आधार पूनावाला अगर देश छोड़कर चले गए हैं तो फिर वैक्सीन कहां से आएगी, कोविशील्ड वैक्सीन कौन बनाएगा। इस तरह की अफवाह उड़ने लगी कि आधार पूनावाला को दरअसल धमकी मिली है, जिसके बाद वो हिंदुस्तान से बाहर चले गए हैं यूके। तो समझिए कि वो कंपनी, आधार पूनावाला के बारे में आपको बताएं कि वो कंपनी जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है, उसके सीईओ आधार पूनावाला फिलहाल भारत में नहीं है, वो लंदन में है और कुछ दिनों में वापस देश लौट आएंगे। आधार पूनावाला ने खुद इस बात की जानकारी दी, उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि खबर यह आई कि आधार पूनावाला लंदन इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें भारत में धमकियां मिल रही थी। बताया जा रहा था कि पूनावाला ने लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान यह खुलासा किया। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए बताया कि भारत में कुछ पावरफुल, कुछ ताकतवर और असरदार लोग उन पर दबाव बना रहे हैं, इसलिए वो कुछ दिन के लिए विदेश गए हैं। हालांकि इन तमाम अफवाहों को आज खुद आधार पूनावाला ने गलत साबित कर दिया। आधार पूनावाला ने खुद ट्वीट किया, वो आपको बताएंगे, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया पर अचानक हल्ला शुरू हो गया कि आधार पूनावाला ने ट्वीट किया, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा, ब्रिटेन में अपने सभी साझेदारों और सभी पक्षों के साथ शानदार बैठक हुई। इस बीच ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पुणे में कोविशील्ड का उत्पादन पूरे जोर शोर से चल रहा है। कुछ दिनों में लौटने पर मैं काम की समीक्षा करने के लिए उत्साहित हूं। ये आधार पूनावाला का ट्वीट था, जिसने उन सारी अफवाहों पर, उन सारी खबरों पर विराम लगा दिया जो ये कह रहे थे कि आधार पूनावाला हिंदुस्तान छोड़कर चले गए हैं, कि आखिर वैक्सीन कैसे बनेगी, उन्हें किसने धमकाया। ये बेशक जांच का विषय है अगर इसमें हकीकत है, लेकिन आधार पूनावाला का जो ट्वीट है वो ये बताता है कि वो हिंदुस्तान वापस आएंगे। तो बड़ी खबर यह है कि आधार पूनावाला हिंदुस्तान वापस आएंगे। वो यूके में दरअसल अपनी कुछ डीलिंग्स के लिए, अपने कारोबार के सिलसिले में लंदन गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान वापस आएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जोड़ा कि जिस तरह से कोविशील्ड का उत्पादन हो रहा था, उसी तरह से उत्पादन होता रहेगा। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।